हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9 जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या होता है और ये इससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन आखिरकार है क्या? ग्रेविटेशन एक तरीके की प्रॉपर्टी है, एक तरीके का फोर्स है जो आपस में कई सारी बॉडीज़ के बीच में या दो बॉडीज़ के बीच में मिनिमम लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको मेरे को समझाना हो तो सपोज़ करो कि आपके पास आपके सिस्टम में दो ऑब्जेक्ट है। अब ये बॉडी जो है ना इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, ठीक है, और ये जो है ये वाली बॉडी बॉडी बी ए को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, ठीक है। इसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। एक्चुअल में ये फोर्स जो है पूरे यूनिवर्सल में लागू होता है। यूनिवर्सल में कोई भी चीज़ है तो उनके बीच में फोर्स लगेगा, चाहे वो प्लैनेट हो, चाहे वो स्टार हो, चाहे वो कुछ भी हो, गैलेक्सी के अंदर कोई भी पार्टिकल हो, तो उन पार्टिकल्स के बीच में ये फोर्स एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए इसे हम यूनिवर्सल फोर्स के नाम से भी जाने जाता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं इस फोर्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, उसकी बात करते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है। अब देखो, सपोज करो आपके पास दो बॉडी है, इसका वजन है m1 और m1, इसका वजन है m2, एंड दोनों के बीच का जो गैप है d मान सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? कंसिडर टू ऑब्जेक्ट्स, वन ऑफ मास m1 एंड अदर वन इज ऑफ मास m2 आर सेपरेटेड बाय द d डिस्टेंस अपार्ट, ठीक है। देन द ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इन बॉडी के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मासिस के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, ठीक है। अब दोनों को मैं कंबाइन कर दूं तो यहाँ पर क्या बनेगा? m1 m2 बटे में डी स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो बेटा क्या आ जाता है? इक्वल करके एक कांस्टेंट आ जाता है, के नाम दे दिया हमने, के m1 m2 बटे में डी स्क्वायर। इस के की जगह हम कैपिटल जी से भी डिनोट कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी एक फिक्स वैल्यू होती है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। कितनी होती है? 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है। आपको यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पे नोट कीजिए क्वेश्चन के अंदर 6.7 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो इजीली है काफ़ी ये। यहाँ पर देखो, यहाँ वैल्यू दे रखी है एग्जैक्ट आपकी कितनी है, ओके। अच्छा, अब ये इन्वर्स स्क्वायर लो क्या है? अभी अभी आपने एक फॉर्मूले में क्या देखा? आपने फॉर्मूले में ज़रा देखते हैं यहाँ पे अभी आपने फॉर्मूले में देखा कि भैया नीचे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में डी स्क्वायर आ रहा है। स्क्वायर, इसे ही हम इन्वर्स स्क्वायर लो बोलते हैं। जब भी कोई चीज़ आपकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो और नीचे स्क्वायर हो तो उसे हम इन्वर्स स्क्वायर लो बोलते हैं। पीला कलर ही अच्छा था तो उसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो चलो आगे क्या कह रहा है। ये बात क्लियर हुई आपको बेटा जी? ठीक है। तो इन्वर्स स्क्वायर क्यों लगाता है? देखो यहाँ पर f जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, ठीक है। तो इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? इन्वर्स स्क्वायर लो भी बोल देते हैं। क्वेश्चन अभी हम नहीं देख रहे हैं, क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे आने वाली वीडियोस में। अभी हम यहाँ पर सिर्फ थ्योरेटिकल काम करने वाले हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं इम्पोर्टेंस क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। तो पहला, इसी फोर्स की वजह से हम लोग पृथ्वी पर टिके हुए हैं। अब जैसा कि बात किया जाए, ये फोर्स मून पर कम होता है, तो दैट्स वाई वहाँ पर आदमी जो है आधे टाइम हवा में उड़ता है, आधे टाइम ज़मीन पर आता रहता है, ठीक है। और स्पेस में ये फोर्स ना होने की वजह से क्या होता है? वहाँ पर हम मौजूद उड़ते रहते हैं हवा में, है ना। इसी की वजह से जो है मून जो है अर्थ के चारों ओर मोशन कर रहा है। इसी की वजह से कई सारे प्लैनेट सन के चारों ओर मोशन करते हैं, और मून एंड सन की वजह से समुद्रों के अंदर टाइड्स बनती हैं। तो देखो कितने इंपॉर्टेंस है ये सब चीज़ें, है ना। तो होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलो अब आगे चलते हैं। एक मिनट, कलर पहले वाले कर लेता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं फ्री फॉल की। फ्री फॉल का मतलब क्या? फ्री में नीचे गिर जाना? नहीं नहीं,
देखो हमारे अर्थ के ऊपर ग्रेविटी वर्क करती है, आप सब ग्रेविटी के बारे में जानते ही होंगे, है ना। सबसे पहले न्यूटन्स के सर पे जब गिरा था ग्रेविटी तो तब भी थी, लेकिन हम उसके बारे में इतना सोचते नहीं थे। तो न्यूटन ने ये एक्सप्लेनेशन दिया कि ऐसे ऐसे एक फोर्स होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, अब देखो ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल में क्या फ़र्क है। ग्रेविटेशनल तो फोर्स जो है आपका ब्रह्मांड में किसी भी दो वस्तुओं के बीच में है, लेकिन ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी जब कहलाती है जब उसमें दो सब्सटेंसेस में से एक सब्सटेंस अर्थ हो जाए या कोई पर्टिकुलर प्लेनेट हो जाए, तो उसे हम ग्रेविटी का टर्म्स दे देते हैं, ठीक है। अब जैसे मून की ग्रेविटी हो गई, अर्थ की ग्रेविटी हो गई, है ना, उसके लिए हम अलग नाम दे दें ग्रेविटी। दोनों सेम ही है लगभग, कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब ग्रेविटी की बात करें तो अब फॉर्मूले से हम पता लगाते हैं। अब ध्यान से देखना, ये फॉर्मूला आपने जो लिखा है F इक्वल टू G m1 m2 बटे में R स्क्वायर या D स्क्वायर जो भी लिखना चाहें। F क्या होता है, m इंटू जी इक्वल टू में G m1 m2 बटे में R स्क्वायर। अब बात करते हैं m1 और m2 है क्या। m1 मान लो पृथ्वी है और m2 एक लड़के का वजन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका वजन m2g हो जाएगा और यहाँ पर m2 से m2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा g, और यहाँ आया g, और m1 का मतलब है मास ऑफ अर्थ और r का मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। g की वैल्यू आपकी होती है 6.67 इंटू 10⁻11, ठीक है। और रेडियस ऑफ अर्थ जो होती है वो होती है 6400 किलोमीटर, और मास ऑफ अर्थ जो है वो आपका 6 इंटू 10⁻24। ये सारी वैल्यूज़ अगर आप इसमें पुट करोगे तो ग्रेविटी की वैल्यू लगभग 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाती है। ये हमारे अर्थ के ऊपर एक्सेलरेशन की है, जब कोई बॉडी फॉल करती है तो वो इस एक्सेलरेशन के साथ नीचे आती है, इसे हम ग्रेविटी बोलते हैं। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है ये बात, चलो भाई। तो यहाँ देखो आपको वैल्यू ऑफ जी कैलकुलेट करके दी गई है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो मोशन है ऑब्जेक्ट का, वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ के ऊपर जो उसका लगता है उसकी वजह से मोशन आपका चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। अब तीन इक्वेशन आपको पता ही है क्या क्या होती है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये आप पढ़ के आ चुके हैं मोशन में। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, और s इक्वल टू यू टी जमा में हाफ ए टी स्क्वायर। अब इसमें ना एक्सेलरेशन की जगह आपको ग्रेविटी लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी एक एक्सेलरेशन ही होता है, ओके। अच्छा, अब बात करें फ्री फॉल का मतलब क्या हुआ फिर सर जी। फ्री फॉल का मतलब हुआ जब कोई ऑब्जेक्ट आपका नॉर्मली ड्रॉप किया जाए बिना कोई उस पर फोर्स लगाया जाए। जैसे मान लो आप चौथी मंजिल पर गए, चौथी मंजिल पर जाकर आपने क्या करा, एक बॉल को सिंपली अपने हाथों में पकड़ रखा था और एंड देन आपने अपने हाथ खोल दिए तो वो बॉल नीचे गिरना स्टार्ट होगी। इसी को हम फ्री फॉल बोलते हैं, है ना। या फिर आप सपोज करो लिफ्ट में, लिफ्ट है एक, और लिफ्ट जो है ऊपर तार से बंधी हुई है और ये अचानक से तार टूट जाती है। अब ये सिंपली गिरना स्टार्ट करेगी लिफ्ट नीचे, तो इसे हम फ्री फॉल बोलते हैं, ठीक है, बिना कोई फोर्स लगाए। ऐसा ना हो कि आपने झटका मार के नीचे बॉल को फेंकनी चाहिए हो या आपने इसके ऊपर कोई प्रेशर डालना चाहा हो तब जाकर ये हुआ हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्री फॉल है मतलब बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाए, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली ग्रेविटी, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में जब मोशन होता है तो, ठीक है, उसे हम फ्री फॉल बोलते हैं। तो होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, मास और वेट में फ़र्क देखते हैं। मास हम ऑलरेडी पहले चैप्टर में कंप्लीट कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। मास आपका एक ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट प्रॉपर्टी होती है जो आपकी कभी भी चेंज नहीं होती, चाहे आप किसी भी प्लेस पे चले जाओ, अर्थ पे चले जाओ, मून पे चले जाओ, मरकरी पे चले जाओ या कहीं पर भी चले जाओ, आपका मास कभी भी चेंज नहीं होता। बट वेट की अगर मैं बात करूं तो ये एक फोर्स होता है। वेट क्या होता है बेटा, फोर्स होता है, और फोर्स में हमेशा ग्रेविटी आती है ना। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू जी, और ये ग्रेविटी हर की अलग अलग होती है। अर्थ की ग्रेविटी अलग है, मून की अलग है, सन की अलग है, ठीक है, बाकी प्लैनेट्स की भी ग्रेविटी अलग अलग है। तो अलग अलग ग्रेविटी होने का मतलब है वेट भी क्या होगा, अलग अलग जगहों पर
अलग अलग होगा, लेकिन मास उस बॉडी का अलग अलग जगहों पर सेम होगा। ठीक है, तो सिंपली अगर मैं दोनों के बीच का एक रिलेशन बताऊं तो वेट इक्वल टू होता है मास इनटू में ग्रेविटी। सिंपल सी बात है। ओके भैया, चलो अब बात करते हैं मून और अर्थ की। तो सिंपल समझते हैं जरा, फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, फोर्स ऑन मून इक्वल टू क्या होगा, जी मास ऑफ बॉडी मास ऑफ मून बटे में रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर। इसी तरीके से फोर्स ऑन अर्थ की बात करें तो जी मास ऑफ बॉडी मास ऑफ अर्थ बटे में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। इन दोनों को हम क्या कर लेते हैं, रेशो में निकाल लेते हैं। रेशो में निकालेंगे तो जी से जी कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, बचेगा क्या, मास ऑफ मून बटे में रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर इनटू में मास ऑफ अर्थ इनटू में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा ये इस तरीके से। ठीक है, अब इनको वैल्यू पुट करोगे आप इनकी, मास ऑफ मून रेडियस ऑफ अर्थ रेडियस ऑफ मून और मास ऑफ अर्थ की, तो आपका आंसर निकल कर आएगा 1/6। यानी कि फोर्स ऑन मून जो है फोर्स ऑन अर्थ के 6 टाइम्स स्मॉलर होती है। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर मैं इसे फोर्स को mg में कन्वर्ट करूं, ग्रेविटी ऑफ मून अर्थ बटे में 6, तो m से m कट गया, तो ग्रेविटी जो है मून पर ग्रेविटी ऑन अर्थ के 6 टाइम्स कम होती है। ठीक है, तो 9.8 थी अर्थ के ऊपर, तो 6 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको सिंपली 6 से डिवाइड कर दो बस, तो आपका वेट भी क्या होगा, अगर आपका वजन यहाँ पे 60 किलो है अर्थ पर, तो मून पे जाके आपका वजन 10 kg रह जाएगा। तो ये रिलेशन होता है हमारा ग्रेविटी ऑफ मून एंड ग्रेविटी ऑफ अर्थ पे। आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है देखते हैं। ठीक है, ये मैंने आपका करा दिया है। थ्रस्ट एंड प्रेशर, थ्रस्ट एंड प्रेशर को समझते हैं क्या है क्या नहीं है। तो थ्रस्ट क्या है, सिंपल आपका थ्रस्ट एक फोर्स ही होता है। क्या होता है, थ्रस्ट इक्वल टू फोर्स। पर ये फोर्स क्या होता है, आपका परपेंडिकुलरली वाला फोर्स होता है। फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है, और अगर मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूँ, इस तरीके का फोर्स लग रहा है इस सरफेस में, 90 डिग्री का एंगल है, तो इसे नॉर्मली हम थ्रस्ट बोल देते हैं। और प्रेशर क्या होता है, प्रेशर आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं छोटी क्लासेस में भी, कि कितना फोर्स कितने एरिया पे लग रहा है पर यूनिट एरिया, प्रेशर कहलाता है। तो हम फोर्स की जगह हम थ्रस्ट भी रख सकते हैं। तो थ्रस्ट अपॉन में एरिया इज इक्वल टू प्रेशर। प्रेशर की यूनिट आपको पता है पास्कल में होती है नॉर्मली, है ना। थ्रस्ट में आपका न्यूटन ही रहेगा और एरिया आपका मीटर स्क्वायर रहेगा। ये देखो यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, प्रेशर इक्वल टू थ्रस्ट अपॉन में एरिया। ठीक है, अब सिंपल सी बात है आपकी क्या कि प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, इसलिए जो है नेल स्कील होती हैं जो, वो आगे से उनका एरिया क्या होता है, कम होता है, ताकि एरिया कम हो और दीवार पे प्रेशर क्या डले, ज़्यादा डले, है ना। इसी तरीके से क्या होता है, आपका सैंड वगैरह जो होती है ना, इनके ऊपर जब कोई आदमी गिरता है तो इन पर प्रेशर कम लगता है, क्योंकि इनका एरिया क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है इस वजह से। तो ऐसे बहुत सारे फिनोमिना है जो आप पढ़ सकते हैं, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रेशर इन फ्लूइड्स। जितनी भी लिक्विड और गैसेस होती हैं फ्लो करती हैं, दैट्स वाई इनको हम फ्लूइड बोलते हैं। एक सॉलिड जिस तरीके से प्रेशर लगाता है अपने वेट की वजह से सरफेस पे, उसी तरीके से फ्लूइड्स गैस यानी लिक्विड का भी वेट होता है, और ये भी अपने कंटेनर्स के ऊपर प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, जैसे ये पानी है ना, तो ये अपने कंटेनर के ऊपर क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा हर डायरेक्शन में, ऐसे ऐसे। ठीक है, इसी तरीके से हवा जो भरी हुई होती है गुब्बारे में, सिलेंडर में, वो भी प्रेशर लगाती है उनकी बॉल्स पे। ओके, चलो अब आया बायोंसी। बायोंसी क्या होता है, ये लाइन पढ़ो जरा। एक अपवर्ड फोर्स जो वाटर द्वारा लगाया जाता है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसे हम अप थ्रस्ट या बायोंट फोर्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखो एक कॉर्क है ना, तो लिक्विड ना इसके ऊपर एक ऊपर की तरफ फोर्स भी लगा रही है, इसी फोर्स को हम बायोंट फोर्स बोलते हैं। ठीक है, अब पूछा गया कि कुछ ऑब्जेक्ट आपके डूब जाते हैं पानी में और कुछ तैरते हैं, ऐसा क्यों। ये डिपेंड करता है डेंसिटी पे। सपोज करो
आपके पास एक बकेट है, बकेट में पानी है, आप इसके ऊपर एक सब्सटेंस रख रहे हो, इस सब्सटेंस की डेंसिटी D मान ली और इसकी मान ली डेंसिटी 2 पानी की, है ना। अब ध्यान से देखना, डेंसिटी 1 अगर ज़्यादा है, मतलब सब्सटेंस की डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो डूब जाएगा, आपका सिंक हो जाएगा। और अगर उल्टा है, पानी की डेंसिटी ज़्यादा है और D1 की डेंसिटी मतलब सब्सटेंस की डेंसिटी कम है, तो वो ऊपर तैरेगा। तो ये सारा खेल है डेंसिटी का, ठीक है। तो डेंसिटी से आप समझ सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। दूसरा ये भी कह सकते हैं, बाउंड फोर्स जो है जब ज़्यादा होता है वेट के मुकाबले, तो ऑब्जेक्ट आपका तैरता है, और अगर आपका बाउंड फोर्स कम है वेट से ऑब्जेक्ट के, तो वो डूब जाएगा। सीधी सी बात है ना। चलो ये भी आ गया समझ में। लास्ट हमारा जो है वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझने के लिए पहले स्टेटमेंट समझते हैं, क्या कह रहा है ये। जब भी एक बॉडी को डुबोया जाता है पूरा या आधा फ्लूइड के अंदर, तो उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगता है जो कि उसके वेट के बराबर होता है। किसके वेट के बराबर? जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हो गया। अब समझते हैं इसको भी इजीली तरीके से। मान लो कि आपके पास एक बकेट थी, उसके अंदर पानी है, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके अंदर ना हमने एक ऑब्जेक्ट को डुबोया। अब ऑब्जेक्ट को डुबोगे, इतना ऑब्जेक्ट डूब गया। इसके डूबने से क्या होगा, थोड़ा पानी का लेवल ऊपर उठ जाएगा, इतना आ गया पानी का। वही है ना कौवे वाली कहानी, कौवे ने कंकड़ डाला तो पानी ऊपर आता चला गया। तो अब जैसे ही हमने ये बड़ा सा सब्सटेंस डाला, पानी का लेवल ऊपर तक हो गया, इतना बढ़ गया। यहाँ तक बढ़ा लेते हैं चलो थोड़ा। तो ये वाला जो हिस्सा है और ये वाला जो हिस्सा है पानी का, इन दोनों को अलग करके वेट किया गया, और इनका वेट मान लो आया 10 किलोग्राम। तो आपका 10 किलोग्राम का जो है न्यूट फोर्स आपका उस पर लगेगा बॉडी के ऊपर, ठीक है। दोबारा पढ़ो, देखो 10 किलो से याद रखना। जब बॉडी को डुबोया गया, आधी डुबोई थी हमने, तो उसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगा, ठीक है। उस अपवर्ड फोर्स वो किसके बराबर होगा? जितना वेट पानी का खिसका है। पानी का वेट कितना खिसका था? 10 किलो ना। 10 किलो पानी खिसका ऊपर, तो 10 किलो का फोर्स जो है उसके ऊपर लगेगा, ठीक है। चलो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके पेपर के लिए, तो प्लीज़ इसे अच्छे से कर ले। इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।